आज का महानगर में आपका स्वागत है। कलवा मुंब्रा के सरहद पर रेती बंदर में जो अमित होटल है, यहाँ पर एनसीपी अजित दादा गठ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी के चर्चित नेता नजीब मुल्ला, एनसीपी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष आनंद परांजपे और अन्य एनसीपी के नेतागण मौजूद थे। किस प्रकार ये कॉन्फ्रेंस रही? इन चुनाव से पहले 50 करोड़ की निधि लाने को लेकर क्या जानकारी दी गई और हमारे सहयोगी पत्रकार रफीक कामदार से बात करते हुए क्या जानकारी दी नजीब मुल्ला और आनंद परांजपे ने, देखिए। बात करते हैं नजीब मुल्ला साहब से। नजीब भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, 50 करोड़ की निधि शासन से आपने लाई है और खास करके कौसा मुमरा के लिए इन कामों को आपने ऐलान किया है कि किया जाएगा। 1-1.5 साल पहले भी निधि आई थी आप ही की महायुति सरकार की तरफ से। महा नहीं थी, सिर्फ युति थी उस वक्त। तो उस वक्त भी लगभग 125 करोड़ की निधि कुछ लाने का दावा किया गया था, 55 करोड़। लेकिन आपके साथी जो है वो 125 करोड़ बता रहे, 115 करोड़ बता रहे, कोई 115 करोड़। ठीक है, तो ये 50 करोड़ की निधि जो है एन चुनावी मौसम में ही लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जूनियर अजीज़ दोस्त रफ़ीक भाई के साथ रूबरू मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। अल्लाह ने उनके सब मुश्किलात को आसान किया, गुज़ार। बहुत खुशी की बात है। चुनावी मौके पे नहीं लाई गई है ये निधि। बजट के बाद में आचार संहिता, ये पिछले खासदारगी के आचार संहिता के पहले ही आती थी, बट कुछ टेक्निकल अप्रूवल और बजट एलोकेशन को थोड़ी देरी हो गई और 17-18 की आचार संहिता की उम्मीद थी और वो 15 को लग गई। एक दिन देरी होती तो ये आचार संहिता के पहले ही GR आता था। इसीलिए आचार संहिता के अंदर विशेष उठते के साथ, रिलैक्स होते के साथ वो प्रोसीजर को पूरा किया गया और ये निधि को लाया गया। इसके पहले भी जब वो यूती सरकार थी और जब राष्ट्रवादी एक थी, तो जितने हमारे कॉरपोरेटर थे, जब महापालिका में मेरे से गुफ्तगू हुई, मैं आपको उसका बयान बताऊँ तो हमने श्रीकांत शिंदे साहब से मैंने राब्ता कायम किया था और वो राजू अंसारी हो, जफ़र नुमानी हो, नेहा नाइक हो, महराज हो, अशरीन बाबी हो और सिराज डोंगरे हो, इन सब ने मुझसे राब्ता कायम किया था और अपनी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी कि उनके ऊपर कैसी नाइंसाफ़ी हो रही है। और ऐसा है कि 2009 के पहले जब ये राष्ट्रवादी की बागडोर कलवा मुमरा की हमेशा सुभाष भोईर साहब, मनोहर साल्वी साहब करते थे, हमारा इतना इंटरफेरेंस नहीं था। तो मुझे एक अफसोस हुआ था कि 2009 के बाद ये लोगों जो हमारे साथ राष्ट्रवादी में हमारे साथ आए, जो राष्ट्रवादी में भोईर साहब के साथ थे, दावकरे साहब के साथ थे, वो हमारे साथ आए, जो समाजवादी में थे वो हमारे साथ आए, जो कांग्रेस में थे वो हमारे साथ आए। तो इनको लाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी के नहीं, नगर सेवक जैसे अशरीन बाबी था, असलम आया था, तो ये सब कैसे थे कि हफीज़ा नाइक मैडम थी। तो ये कैसा मेरा रास्ता था उनके साथ। 2008 में जब महापौर को लड़ा था मैं, तो जब इन्होंने साथ दिया था, 9 में मुझे साथ दिया था समाजवादी के उम्मीदवार होते हुए भी, तो 12 में इनको लाया, 17 में कुछ लोगों को लाया। जब ये जाहिर कर रहे थे नाराज़गी और आमदार अपनी मनमानी कर रहे थे, मैंने अध्यक्ष जी से वो जाहिर किया था। अध्यक्ष हदबल हो गए थे कि वो अभी हेक्कड़, और उनको लगा था कि मुझे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है और हम जो बोले मैं बोले वो कायदा। तो तोड़ने के लिए हमने श्रीकांत शिंदे साहब से कांटेक्ट किया था और उनका बड़ा दिल था श्रीकांत जी शिंदे साहब का कि उन्होंने देखा नहीं कि नगर सेवक डिमांड करने वाले कौन से पार्टी के हैं, और उन्होंने अपने रसूख वापर के अपने परिसर का उन्होंने 55 करोड़ रुपया हमारे नगर सेवक को दिया था और 60 करोड़ रुपया बाकी के उनके कॉरपोरेटर्स को देके 115 लाया था। और उस बात का तो विधानसभा में यहाँ के साबिक आमदार ने नाराजगी भी जताई थी कि ये मेरे को ख़त्म करने की साजिश है, 55 करोड़ रुपया निधि गया था। उस दिन भी मैं बयान किया था कि देखो ऐसा है कि मैं नुमाइंदा हूँ और कोई किसके वसीले से निधि लाता है तो उसको खुश होना चाहिए। काम तो आवाम का हो रहा है, काम तो एरिया में हो रहा है, मगर ठेकेदार इंटरेस्ट है, फिर ठेकेदार उनका नहीं होगा, मुमरा देवी नहीं होगी क्या, मुमरा देवी तो उनको पर्सनल इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नागरिक का काम में इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी, हो सकता भी है 50 के ऐलान के बाद में भी वो जाहिर करेंगे। एक्टिंग तो ललिता पवार का तो हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है ना।
कि मतलब आपकी नज़र में वो ललिता पवार है? नहीं, मेरी नज़र में नहीं है, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है। परांजपे साहब, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सीधा सीधा ऐलान किया है कि मुमरा कलवा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, चुनाव लड़ेगी, तो राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी का मुकाबला होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं उम्मीदवारी के लिए? क्या नजीब मुल्ला ही कंसीडर किए गए हैं या अन्य कोई और है? 2009 में डिलिमिटेशन के बाद हर जो चुनाव हुआ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी इस निशानी पे उम्मीदवार जीता है। तो स्वाभाविक है कि महायुति में मुमरा कलवा की विधानसभा की सीट ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही घड़ी चिन्ह पे लड़ेगी। आज तो हमने युद्ध का आगाज किया है। आज संकष्टी चतुर्थी अंगारकी है, गणेश जी का हमने आशीर्वाद दिया है और युद्ध का शंखनाद किया है। अल्लाह ताला से बिस्मिल्लाह करके विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही ये चुनाव लड़ेगी, घड़ी पे ही लड़ेगी और जीतेगी भी, ये संकल्प हमने किया है। और ये चुनाव लोकसभा के होने के बावजूद, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक में हिंदू मुस्लिम का रंग है, लोकसभा में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को यहाँ पर माइनस वोट्स मिले थे, लेकिन महायुति के सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि यहाँ पर निधि न दी जाए। मैं आज इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजित पवार साहब का, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुमरा कलवा के विकास के लिए पहले टप्पे की 50 करोड़ की निधि का जीआर कल निकला है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में महायुति की सरकार और निधि मुमरा कलवा को देगी। परांजपे साहब, चुनाव की रणनीति क्या रहेगी? किस तरीके से राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी का ये मुकाबला होने वाला है, तो कैसे निपटेंगे आप? मैं तो 2014 के चुनाव में उनके साथ जुड़ा, लेकिन नजीब भाई तो 2009 में जब उनको पहली बार उम्मीदवार, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि दाएं बाएं हम दोनों ही हुआ करते थे, तो वो क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें है। आज युद्ध का पहला दिन है, शंखनाद हुआ है, सेनापति हमारा कोई भी हो लेकिन विजय हमारी। नजीब भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि हर हफ्ते में विकास पर पोल खोल करेंगे। क्या रहेगी ये पोल खोल? विकास जो अब तक का पिछले 3 टर्म में हुआ है उसके जो दावे हैं, तो क्या पोल खोल होगी आप लोगों की तरफ से? ऐसा है कि मुमरा कलवा का 2020 के बाद जो आसानी से बड़े बड़े बयानात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, उसके पीछे बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की। वो मेरे साथी सभागृह के सदस्य को मालूम है वो स्थायी समिति में कैसा विरोध होने का मुखालिफत की तरफ से तो प्रस्ताव कैसा मंजूर किया, उसके पीछे हमारी मेहनत थी। जो 50, 100, 200 करोड़ रुपए मस्के के जैसा निकाल के लाते थे, मस्के साहब से, शिंदे साहब से मना किया, तो सभागृह में वो नहीं बैठे, हम बैठे। जो विरोध होता उस वक्त हमारा विरोध सुभाष गोयल साहब का था, सुधीर हमारा साथी स्टैंडिंग में रहता था, शिवसेना पार्टी का था। कैसा वो स्टैंडिंग से मंजूर करने के, कैसा सभागृह से मंजूर करने की उसकी जद्दोजहद हमें मालूम है। मगर वो पैसा हमने जब लाया था तो हमारी फीलिंग थी कि ये काम मुकम्मल तौर पे आवाम को उसका फैसला, बट जब यहाँ तवज्जो देने के बाद, क्योंकि मुझसे तो ऐसा था कि मैं शादी में आऊँ तो सुबह घर पहुँच जाते थे नारे की जगह कि अरे यार प्लीज तू मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। और मैं तो नरम दिल का हूँ, मान जाता था कि जान दो यार, मतलब वो सुधार, हाँ मैं कर दूँगा, कसम है कल मेरी तब्दीली ना हो। जब देखा कि वो पैसा गटर में चला गया, खाड़ी में पानी में बह गए। सबसे पहला विशेष निधि अल्पसंख्यक समाज का 2009 में 22 करोड़ रुपए लाया, 9 के बाद में 10 सैंक्शन हुआ था, 2012 में आया। वो निधि जाके देखो 10 साल हो गए और काम हमारे इधर भी 10 साल, जाके पहला सिर्फ 22 करोड़ रुपए देखो। तो ऐसे बहुत से पोल खोले और हमको ये आवाम को बताना है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें आके गई है और हकीकत में क्या हुआ, उनके जितने 15 साल के बयानात है, बयानत रखेंगे लोग प्रतिनिधि होते हैं, वो खिदमतगार है। लेकिन नजीब भाई, आप 15 साल साथ में रहे और आज आप बोल रहे, क्यों? अलग होने के बाद ही क्यों?
साथ में रह करके गलत कामों का विरोध क्यों नहीं किया गया, भ्रष्टाचार का विरोध क्यों नहीं किया गया, साथ में रहकर क्यों नहीं? तो बताओ, पानी खाते के ऊपर जो मामला था उसकी आवाज सभागृह में उठा के इंक्वायरी नजीब ने लगाया, ऊपर से बंद कराया, हाथ पैर जोड़े। हॉस्पिटल के मामले में मैंने आवाज उठाया। जब कॉन्ट्रैक्ट पे हॉस्पिटल दिया जा रहा था, जब भी सभागृह में बुला के उन्हें लेकर उसको लेटर भी दिया। कब्रिस्तान में गलत काम हो रहा है, जब पहला आरोप आपके माध्यम से हुआ था, उसके आज भी मेरे पास मैंने ही उठाया था, आप नहीं उठाए थे, आपके दूसरे का आपके माध्यम से हुआ था, वो क्लिप आज भी है। उसके बाद दूसरे दिन मैंने लेटर डाल के वो रोका था काम। अगर मैं कहा ना कि नरम निर्णय आप भी बदल दूंगा, वो आके कहते थे ये खामी है। अच्छा हो गया तुमने बताया, साला मैं इनके भरोसे तेरा उनको इल्जाम देने के लिए तो साथ में 15-20 जन लेते, झटक लेते और वो लोग कबूल करते कि जो मिलता है उसका हिसाब, तो झटक देते थे और वो झटक के वो लोग अपने आंख में ले लेते में सुधारूंगा। हम अपनी जाती जिंदगी के आगे चलते फिर वापस से पता चलता था वापस तो जब तक वक्त निकलता गया। और मैं कहा ना कि जिम्मेदार हमारी भी थी, हमने अकेले में बहुत चला और इसका वाहिद इस महफिल के अंदर एक ही शख्स गंवाए, परांच के साथ, जो अकेले के अंदर मेरी उनसे कलवा मुमरा के ऊपर कैसी जद्दोजहद, कैसे झगड़े होते थे और वो किस तरीके की बातें हमसे माफी मांगते करते थे, कभी कभी ये बाप को बताना। तो मुद्दे हमने हमेशा उठाए, पर एक इज्जत थी, बड़े भाई के नाते इज्जत थी, एक नेता माना था उनको। हमने कोई ना कोई लीडरशिप तो किसी को एक को मुकर्रर करना पड़ता है, अध्यक्ष करके हमने इसको मुकर्रर किया। ये आवाम ने मेरी उम्र छोड़ के मेरे साथ मुझे नेता माना, सीनियर बड़े सबसे लेकर तो किसी न किसी को हमने उसको वो इंसान को मुकर्रर किया था। तो लगा कि कहीं कभी पैसे भी फजूल जा रहे और वहाँ सिर्फ ठेकेदार पैसा खाना वही चल रहा है। नजीब भाई, कल 26 जून को कोकन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है, एमएलसी का इलेक्शन। महायुति का उम्मीदवार है बीजेपी के निरंजन डाउट और कांग्रेस उनके साथ में। तो महायुति के हिसाब से आप मुमरा, कौसा, कलवा में क्या कर रहे हैं कोकन ग्रेजुएट इलेक्शन की? जो वोटर्स है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के साथ कर रही है। मेरी आपके जरिए सभी हमारे शहर में रहने वाला 12 साल का एक्सपीरियंस है और अच्छा काम किया है। कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कभी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, कभी कोई जात पात नहीं, कभी कुछ एजुकेटेड नहीं, कभी भी किसी के पास डरने से काम लेकर जाए तो काम करके देता है। कोई एलिगेशन नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं और काम आने वाला नौजवान है को निरंजन डावकरे के नाम के आगे 1 नंबर लिख के पहली पसंदीदा वोटर ये मैं। नजीब भाई, आज आप लोगों ने चुनावी बिगुल बजा दिया है कलवा को। एक विवाद आपसे जुड़ा हुआ है, बड़ा विवाद है, आप भी जानते हैं उस बात को कि चुनाव आएगा और अगर आप उम्मीदवार होते हैं, पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, मोस्ट प्रोबेबल तो लोग कह रहे हैं कि आप ही उम्मीदवार हैं, लेकिन अधिकृत घोषणा जब भी होगी तो जमीन छेड़ हत्याकांड फिर आपके इर्द गिर्द घूमेगा, तो उस वक्त उसका सामना कैसे करेंगे आप? परमार क्यों नहीं आएगा? ज्यादा मुझे आवाज नहीं निकाला। ठीक है, जो भी निकाले हैं तो ये विवाद आएंगे, फिर इनके क्या जवाब होंगे आपके पास? ऐसा है कि जो फल पे पेड़ आता है उसको, सियासत के अंदर एक अलिखित नियम है, जिसको हरा ना सको उसके किरदार को टारगेट करो। तो पहले से मेरे किरदार को इस तरीके से टारगेट करता जा रहा है, मगर मैं आपको कहूँ कि मेरे दिल में या मेरे जहन में या मेरा 1% का भी इसमें कुछ आता है, मैं सफाई पेश करने जाता हूँ। क्योंकि जो सोच लेकर चलता है तो सोच को लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जाती मफाद है। तो ऐसा है कि 20% आवाम हमेशा मेरे खिलाफ रही है, 100% तो कोई किसी के साथ नहीं होता है, 20% खिलाफ रही है इलेक्शन में हमेशा। अब कुछ भी हो जाए उसका इल्जाम मुझे, तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यार इन्होंने मेरे को इतना नीचे क्यों गिराया। ऐसा है कि पुलिस ने सरकार होते हुए नहीं होते हुए अच्छी तरीके उसकी भी 3 से 4 या 5 चार्जशीट बना चुकी है और जो मेन मुख्य आरोपी था वो पकड़ा गया। अच्छा, वो जिंदगी में पुलिस ने खुद रिकॉर्ड पे लिया है, वो जो इल्जाम देने वाले को भी पता है, तो वो चीज़ की पूरी तहकीकात कोर्ट में हो चुकी है।
कोर्ट उसका सही फैसला कर रही है, पुलिस अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुकी है। अब किसको जानबूझ के मेरा नाम डालना है तो मैं इतना कहूँगा कि वो पैसे पहुंचाने वाला कौन है, मेरे तहकीकात कीजिए। उनको पैसे की लालच देने वाला कौन, किसको? परिवार को। नजीब मुल्ला को डैमेज करके आज के दौर में किसको फायदा है? वो ऐसी हरकत करते आता है। मैं क्या कहा, फराज के साथ में क्या कहा, वो क्या कर सकता है, उसकी शरारतें क्या है, वो कितना नीच लेवल पे जा सकता है, वो झूठी कसम कैसी खा सकता है, या हम दोनों से अच्छा किसको पता है? तो वो तो हमको मालूम है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं इतना कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आपका काम है, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं हमेशा एक ही कहूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है। और मैं जो बात करता हूँ, मेरी आखिरत में कब्र में जाने के बाद अल्लाह ताला को नाजिल रख के बात करता हूँ। मुझे कब्र के अजाब का डर है, मुझे इस दुनिया की कोई चीज़ का डर नहीं। मैं किसी से डरता नहीं, अल्लाह किसी, तो मुझे उस चीज़ का डर है। मेरा कोई लेन देन नहीं, 0.01%, मेरा कोई डर नहीं है। उसके बाद उनको जो कहना कहे, मैं आवाम के सामने मेरी सच्चाई रखूँगा। आखिर में आवाम और अल्लाह को बस। फराज साहब, अंत में चुनावी बिगुल फूकने के बाद क्या कहेंगे कलवा मुमरा की आवाज से? हमने आज एक अच्छी शुरुआत की है विकास निधि के माध्यम से, और हम यहाँ पर लोगों की सेवा करने आए हैं। हम कोई धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करेंगे। मुमरा और कौसा और कलवा के जो हित के काम रहेंगे वही हम करेंगे। आज अच्छी शुरुआत करने के बाद अच्छे लोग हमारे साथ और आगे जुड़ते जाएंगे, हमें विश्वास है। और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और घड़ी चिन्ह ही विजयी होगा, ये भी मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। आपका भी जवाब देना। आप बोलिए, क्या बोल रहे थे रफीक भाई? पैनल वाइज बोल देना। 50 करोड़ में कौन कौन से काम है विकास के मुमरा कौसा के लिए? हम लोग आपको इमीडिएटली जो जीआर की कॉपी है, जीआर की कॉपी आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। और पैनल वाइज मैं अमाउंट बताता हूँ आपको कि टोटल 50 करोड़ के अंदर चश्मा नहीं है। जो राजू भाई का पैनल नंबर 33 है, वहाँ 7.60 करोड़ रुपया है। आगे जाके जो मेराज भाई का पैनल है, अश्विन राउत मैडम का पैनल है 32, वहां पर 6 करोड़ रुपया है। आगे जाके 30 नंबर जो पैनल है अजीज भाई और जफर और सबका, वहां 8.40 करोड़ रुपया है। भोलेश्वर केडी का जो पैनल है वहां पर 6 करोड़ रुपया है। जो अनीता ताई और विशु भगत का पैनल है उधर 8 करोड़ रुपया है। और बर्डे साहब का जो पैनल है वहां पर 7.20 करोड़ रुपया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक काम है जैसे गार्डन, कहीं पे सुशोभीकरण, उसके लिए 7.5 करोड़ रुपया है। और दीवा का भी हमने कुछ पार्ट उसमें लिया है। 29 नंबर पैनल का वहां 25 लाख है। ऐसे 50 करोड़ के काम है। वो डिटेल लिस्ट आपको जीआरई हम दे देंगे। हम कोई भी मतलब सिर्फ सोच बदलो मुमरा बदलेगा ऐसा नहीं करते। हम डंके की चोट पे सच्चा काम करते हैं। वो लिस्ट हम पूरे व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, आपको डिटेलिंग भी दे देंगे। और ये सारे काम हमारे चुने हुए नगर सेवकों ने जो मांग की थी वो दी है। किसी भी अधिकारी जो खुद को यहाँ का सीएम समझता था, ये दुकानें तोड़ दे, फिर वो गरीबों को कभी दुकानें नहीं मिली, जो वो बोले वो कायदा, वो उसको पसंद है तो उसको मुआवजा मिलेगा, ऐसी कोई भी नहीं। लोकतांत्रिक पद्धति से लोगों के बीच जाके लोगों को जो चाहिए था वो देने की हमने कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ इसमें खामियां हो, वो भी हम सुधरने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम राउत जी आप आ जाइए स्टेज पे। विधानसभा बताया ना, पूरा पैनल पर मिसाल के तौर पे बताया कि 2 अहम काम आवाम के जरिए आए थे कि मुमरा का जैसा
कलवा के अंदर के तो बर्डे साहब और राजनाथ और वो मिल के उधर किए हुए कुछ खारेगांव के पारसिक के काम है और कुछ कलवा के काम है। जैसा विशेषता आप देखे रहेंगे कि मुमरा के हल्के के अंदर जो सबसे अहम कहा था कि बारिश का पानी खाड़ी में जाते वक्त नाले का प्रॉपर सिस्टम नहीं होने की वजह से, क्योंकि लोग चुन के आने के बाद में समझना बहुत जरूरी है, बट ज्यादा होशियार तो वो समझ के जो जाते थे तो उसके हिसाब से हमने वो पानी का प्रॉपर कैसा टेक्निकल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके के नाले बड़े बताता, जिसके नाले को आपको दारुल फला और उधर मस्जिद जो आपकी कौसा मस्जिद के इधर का जो नाला आता था ऊपर से और जो आगे जाता था, तो उधर कुछ पॉइंट्स थे, उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर दे, उसको सही तरीके से काम करे, उसके एंगल को चेंज करे तो पानी आसान तरीके से निकलता है। जैसा अमृतनगर दरगाह का बताता हूँ, नाला आता है तो डायरेक्ट 45 डिग्री में टर्न मारता है, 90 डिग्री में टर्न मारता है, 90 डिग्री में टर्न मारने के बाद में फिर आगे जाता है और वो मित्तल के रोड के इधर वापस से क्रॉस, फिर राइट टर्न मार के फिर क्रॉस होता है। तो पानी के प्रेशर को जब तोड़ मिलता है तो पानी बाहर निकलता है। और देखे रहेंगे कि जब भी ज्यादा बारिश हो जाए तो अमृतनगर दरगाह के सामने के एरिया के सामने के साइड पूरा पानी चला जाता था। तो उधर पूरा बड़ा कलवर्ट रोड तोड़ के ट्रैफिक के मसले हो गए, थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होगी, बट पानी सही तरीके से निकले, ऐसे अहम काम। और रही बात अल्पसंख्यक के अंदर जो कब्रिस्तान का मुद्दा आपने पेश किया, देखो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन जो आना तो आया, बट मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे फक्र के साथ कहता हूं, बट अफसोस इस बात का है कि उसका फायदा सही तरीके से आवाम को नहीं मिला। तकरीबन हमने 15 करोड़ रुपया एक वाहिद मुमरा के कब्रिस्तान में थाने महानगर पालिका ने खर्चा किया, 15 करोड़ रुपया। आप आइए वागले स्टेट का कब्रिस्तान देखिए, आप राबोडी के बड़े कब्रिस्तान देखिए, और वह चंद रुपयों के अंदर मट्टी भरनी करके पानी को कैसा रोका गया। बाजू में तालाब भी है, वहां भी पहाड़ का पानी आता है, बट 15 करोड़ देने के बाद में भी आज भी कब्र खोदे तो नहीं हो गए। उसके लिए जो हाइट 4.5 फुट ऊंची करनी है, उसके लिए विशेष निधि के अंदर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब की साइन हो चुकी है। उसके लिए विशेष जो काम मुकम्मल करना है और हकीकत में आवाम को फैज पहुंचाना, दिमाग से काम, ना कि बयान।